नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। मैं हूं नगमा। एमपी कांग्रेस के विधायक जिनका नाम है फूल सिंह बरैया, इन्होंने ऐसा बेशर्म बयान दिया है जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि कोई इस तरह की बात कैसे कर सकता है। इन्होंने बलात्कार से धर्म ग्रंथों को जोड़ दिया है, खूबसूरत महिलाओं के नाम पर बदसूरत बयान दिया। फूल सिंह बरैया की इतनी घटिया सोच है, इसके बावजूद ये नेता अब तक अपनी पार्टी में बने हुए हैं, अपने बयान पर सफाई भी दे रहे हैं। ये बयान उन्होंने तब दिया जब राहुल गांधी का इंदौर दौरा था। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। मुझे लगता है कभी भी सामाजिक जीवन में इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं हो। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। महिलाओं पर ये बेशर्म बोल किसी और के नहीं बल्कि एमपी में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया के हैं। ऐसा शर्मनाक बयान देने से पहले क्या फूल सिंह बरैया ने ये नहीं सोचा कि वो क्या बोल रहे हैं? क्या फूल सिंह बरैया का ये बयान कांग्रेस पार्टी को मंजूर है, या फिर इस बयान को उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने की तैयारी है? फूल सिंह बरैया ने ये बयान भोपाल में दिया, लेकिन उनके इस बेशर्म बोल पर दिल्ली तक घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का तर्क है कि रेप का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसके लिए धर्म ग्रंथ जिम्मेदार हैं। उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। हिंदू धर्म ग्रंथों में? हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। उनके ग्रंथों में तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। बीजेपी ने फूल सिंह बरैया के बयान को आधार बनाते हुए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक को घेरा। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और फूल सिंह बरैया की फोटो जारी की। फूल सिंह बरैया जी एक मंच पर, जिस मंच पर दिग्विजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गांधी परिवार के बहुत निकट माने जाते हैं, वर्तमान में सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके मौजूदगी में जिस प्रकार, और कांग्रेस पार्टी के कितने नजदीक है ये तस्वीर में देखिए, राहुल गांधी, ये फूल सिंह बरैया जी है, आप देख सकते हैं। फूल सिंह बरैया जी ने जो कहा है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। रेप के विषय में कहा है, बहुत ही गंदा कहा है, अभद्र भाषा कही गई है। फूल सिंह बरैया के बयान पर बीजेपी ने तीखे आरोप तो लगाए ही हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। सीएम मोहन यादव से लेकर पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। साइड में से जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। हालांकि बरैया ने ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें डिफेंड कर पाना कांग्रेस के बस में नहीं है, क्योंकि फूल सिंह बरैया ने धर्म ग्रंथों का हवाला दिया है और दावा किया है कि इन ग्रंथों में नीची जातियों के साथ सहवास का निर्देश दिया गया है। रेप पर बरैया का दावा, SC, ST और OBC महिलाओं से होता है रेप, इसके पीछे धर्म ग्रंथों के कथित निर्देश जिम्मेदार। धर्म ग्रंथों में सहवास करने का उल्लेख, सहवास करने से तीर्थ का फल प्राप्त होता है, फल की चाहत में होता है रेप।
रेप का सुंदरता से कोई सरोकार नहीं। इधर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भले ही फूल सिंह बरैया का बचाव नहीं किया, लेकिन उन्होंने एमपी में रोज हो रहे रेप का आंकड़ा दिया। वहीं फूल सिंह बरैया ने कहा कि उन्होंने जिस धर्म ग्रंथ का हवाला दिया है उस पर देश में बहस होनी चाहिए। जात, धर्म, संप्रदाय इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है। उन्होंने तो ये वो एक मिनट अपराधी होता है। और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 22 से ज़्यादा रोज बलात्कार होते हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। जाहिर है फूल सिंह बरैया बदसूरत बोल के बाद बैकफुट पे है और अपने ही बयान पर सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं की खामोशी को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो महिलाओं को लेकर हमारे नेताओं की सोच किस तरह की है, इनके बयान इसकी गवाही देते हैं। कभी कांग्रेस के रमेश कुमार बलात्कार का आनंद लेने की बात करते हैं, हाल ही में उन्होंने कर्नाटका असेंबली में ये कहा था, तो कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव इसे लड़कों की गलती बताकर बचाव करते हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल गौड़ इसे आपसी सहमति का खेल मानते हैं, ऐसा बयान उन्होंने दिया था। तो कांग्रेस नेता आर पाटिल इसे विज्ञापन और हादसे का नाम देते हैं। सत्ता के अलग अलग गलियारों से आए ये शर्मनाक बोल बताते हैं कि महिलाओं के लिए इंसाफ की राह आज भी कितनी मुश्किल है और किस तरह की मानसिकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी में मेयर किसका होगा? उद्धव का आखिरी किला तोड़ने के बाद बीजेपी इसी उम्मीद में है कि महापौर उनकी पार्टी का होगा, लेकिन शिंदे ने इस बीच एक चाल चल दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिंदे मेयर पद के लिए बीजेपी से बार्गेनिंग कर पाएंगे? 16 जनवरी को घोषित हुए बीएमसी के रिजल्ट के बाद मेयर पद को लेकर हलचल तेज है। ज्यादा सीटें होने की वजह से संभावना तो बीजेपी का मेयर होने की जताई जा रही है, लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ी चाल चल दी है। शिंदे गुट के जितने पार्षद बीएमसी के चुनाव में जीत कर आए हैं, वो सभी 5 स्टार होटल में रहेंगे जब तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ जाता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट के लोग ये मांग कर रहे हैं कि बीएमसी में मेयर शिवसेना शिंदे गुट का ही होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कई मौकों पर समझौता करते आए हैं, लेकिन इस बार उनके समर्थक अड़े हैं कि किसी भी हाल में मेयर का पद शिंदे गुट को ही दिया जाए। शिंदे गुट का कोई भी पार्षद न टूटे, इसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली गई है। सभी पार्षदों को 5 स्टार होटल में रुकवाया गया है। इसके बाद आगे की बार्गेनिंग पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल अब तक बीएमसी में मेयर शिवसेना का ही बनता आया है। बाला साहब ठाकरे के वक्त से जब अविभाजित शिवसेना का गठबंधन बीजेपी से था, तब भी मेयर शिवसेना का ही बनता था। टूट के बाद जब बीजेपी भी ये मानती है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बाला साहब की असली शिवसेना है, तो मेयर का पद शिंदे गुट को ही दिया जाना चाहिए। कल जब चुनाव के परिणाम लगभग फाइनल हो चुके थे, उसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद एनडीटीवी से बात की। जब मेयर पद को लेकर सवाल किया गया, तब इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये भी आपको सुनाते हैं। मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि महाराष्ट्र में अब बीएमसी में खासकर क्या ये तय हो गया है कि मेयर बीजेपी का होगा? देखिए, अभी तो समय बाकी है। इतना ही मैं कहूंगा कि हमारे में कोई भी सत्ता कुर्सी की ओढ़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं कि मुंबई में महापौर महायुति का होना चाहिए। और दूसरी बात, हमें क्या मिला, इससे मुंबई वासियों को क्या देने वाले हैं हम, क्या उनके जीवन में बदलाव लाने वाले, ये हमें करना है। और मैं जरूर से कहूँगा
कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी मुंबई आते थे तो मुंबई के बारे में हमेशा उन्होंने अच्छा सोचा है। मुंबई को फिनटेक कैपिटल करेंगे, मुंबई को ग्लोबल नेशनल हब बनाएंगे और मुंबई एक इंटरनेशनल शहर के रूप में हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। शिंदे ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में जो कहना था कह ही दिया। अगर बीजेपी का मेयर बनाए जाने को लेकर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है तो सीधे सीधे बोल भी सकते थे। दरअसल शिंदे गुट का यही कहना है कि उनकी पार्टी कई मौकों पर समझौता करती आई है, चाहे वो विधानसभा में सीटों का समझौता हो, चाहे सीएम की कुर्सी पर समझौता हो, या फिर बीएमसी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर समझौता हो। हर जगह बीजेपी की ही ज्यादा चली। ऐसे में इस बार शिंदे गुट मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि जो परिणाम आए हैं उससे तो साफ है कि बीजेपी अपने दम पर मेयर नहीं बना सकती। इसी का फायदा शिंदे गुट उठाना चाहता है। आपको बताते हैं कि चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट ने कितनी सीटें जीती और मेयर का फॉर्मूला क्या है। चुनाव में बीजेपी को 89 सीटों पर जीत मिली, जबकि शिंदे गुट को 29 सीटों पर। दोनों को मिलाकर होते हैं 118 सीटें, जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है। बीजेपी कुछ भी कर ले, बिना शिंदे गुट के उसकी दाल नहीं गलने वाली। शिंदे गुट ये भी समझ रहा है कि यही समय और सही समय है बार्गेनिंग में अपनी पूरी ताकत दिखाने का। ये देखने वाली बात होगी कि मेयर पद को लेकर उलझा पेंच आखिर कब तक सुलझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और वाराणसी में बुलडोजर एक्शन पर एक तरफ सियासी हंगामा मचा हुआ है तो दूसरी तरफ आज चीफ मिनिस्टर योगी ने विकास कार्यों का विरोध करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये वाराणसी को बदनाम करने की साजिश है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी में बुलडोजर कार्रवाई, विरोधियों का क्यों पारा हाई। कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, यही वीडियो बना करके गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। मणिकर्णिका घाट में एक्शन, विरोधियों को क्यों टेंशन। यानी कोई अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मानजनक ढंग से न दे सके। योगी ने किया साफ, बदनाम करने वालों का करेंगे हिसाब। लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विरासत का सम्मान कैसे होता है, हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वाराणसी में दाल मंडी समेत कई अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। साथ ही वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर जारी विवाद दिनों दिन तेज होता जा रहा है। इस मामले में प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि जब आज सीएम योगी वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने प्रशासन पर उठ रहे तमाम सवालों और आरोप लगाने वालों को सीधा जवाब दिया और साफ कर दिया है कि विकास के कार्यों को बदनाम करने वालों का एजेंडा ध्वस्त कर दिया जाएगा। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सीएम योगी से पहले वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने भी कहा था कि वाराणसी में जारी विकास के कार्यों को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मिथ्या आरोप मत लगाइए, समाज को मत बांटिए, सनातन को मत बांटिए, सनातन को बदनाम मत करिए। आज मणिकर्णिका घाट पर विकास हो रहा है। आज जो लोग आते हैं उनको कोई सुविधा नहीं है, न बैठने की सुविधा है, न खड़े होने की सुविधा है, न चेंजिंग रूम है, न टॉयलेट है। तो व्यक्तिगत बताइए, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आरोप की राजनीति करना बंद करिए।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस मुद्दे से प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल दागे। खड़गे ने आरोप लगाया है कि वाराणसी की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है। ये सरकार, ये भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विध्वंसकारी सरकार है और तोड़ रही है। जब ये घाट टूट रहा था उसमें किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने, किसी मंत्री ने, किसी भी मोदी जी के किसी भी मंत्री ने वहां आकर उसकी सुध नहीं ली, उसकी देखरेख नहीं की। हालांकि इन तमाम आरोपों पर बीजेपी पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है। कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, यह बहुत स्पष्ट है। इस विषय को आप लोग जरूर नोट करें कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, सभी संरक्षित है। और जितना भी झूठ का यह प्रलाप कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा किया जा रहा है वो सरासर सनातन विरोधी है। ये पहला मौका नहीं है जब वाराणसी के नाम पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। इससे पहले भी जब वाराणसी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तब भी कांग्रेस समेत तमाम दलों ने बीजेपी को घेरा था। लेकिन आज बाबा विश्वनाथ धाम खुद विकास की कहानी बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अजय राय ने योगी के बयान पर पलटवार किया है। सुनाते हैं आपको अजय राय ने क्या कहा इस पर। योगी जी से कहना चाहूंगा कि जो एआई की बात ये कर रहे हैं, मैं साथ हम लोग चलेंगे, साथ चल के देखेंगे, दिखा दीजिए। हमारे कार्यकर्ता देखने गए थे बनारस में, उनको गिरफ्तार करके बेलूपुर थाने बैठाया गया है। वो देखने गए थे कि दिखाया जाए। एआई अगर हम कह रहे हैं, अगर एआई की बात है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करिए ना, हमारे ऊपर वैधानिक कार्रवाई करिए। मैं तैयार हूं। कोई नहीं कहेगा मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं मेरे खिलाफ। मुझे जेल भेजिए, अगर मैंने वहां पे अगर ये बात कही है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। विशाखा समूह की 25वीं सालगिरह के मौके पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का संबोधन सुनाते हैं आपको। एंड अ legacy that has withstood the test of time. And indeed, today happens to be a beautiful coincidence, because we gather to honor not just the legacy of Visakha, but also to celebrate the birthday of an exceptional leader who has shaped the very core of Visakha. Happy birthday, dear Jigish. Today is not just another day on the calendar. It is a celebration of your vision and a reminder of the profound impact you have had in guiding the incredible journey of Visakha. Every successful company has moments worth cheering and its milestones that fill you with pride. However, what truly sets Visakha apart for me is far more than a corporate success story. For Jigish and me, Visakha is a living proof of how faith and friendship can shape a future where trust becomes the most valuable form of capital. શ્રદ્ધા અને મિત્રતા ભવિષ્યને કેવી રીતે આકાર આપે છે, આજની કહાની એ વિશે છે. So today, we are not just celebrating the success of business, we are celebrating a belief of trust that defined the relationship
between Jigis and me and architected the destiny of Visakhapatnam. And so let me take you back to where this relationship started. It began in 1992, the period the world still remembers because of the turbulence created following the Gulf War. India was still struggling with the severe rupees devaluations. The war had led to a massive energy market volatility. Shipping had been badly disrupted, and supply chains had become entirely unpredictable. At that time, imported polymers were integral to Indian sectors such as packaging, textiles, consumer goods, primarily because India's license Raj in the preceding years had left the country with a limited domestic manufacturing capacity. तो विशाखा समूह की 25वीं सालगिरह के मौके पर बोल रहे थे गौतम अडानी। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद अब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर 100 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बचा है, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़ी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ममता को कड़ी फटकार लगाई है और अब बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर कर ममता की मुश्किलें डबल कर दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अधिकारी ने कहा कि बनर्जी को भेजे गए मानहानि नोटिस का जवाब न मिलने के बाद उन्होंने यहां अलीपुर में सीनियर डिवीजन की अदालत में मुकदमा दायर किया। शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर अपने पोस्ट में लिखा, ममता बनर्जी, मैं अपने वचनों का सम्मान करता हूं, जबकि आप मुद्दों और लोगों को भ्रमित करती हैं। कथित कोयला घोटाले में मेरी संलिप्तता को लेकर आपके घृणित और मनगढ़ंत आरोपों के संबंध में भेजे गए मानहानि नोटिस पर आपकी भ्रामक चुप्पी आपको इस स्थिति से उबरने में मदद नहीं करेगी। मैंने आपकी धोखेबाज साजिश को लेकर आपको अदालत तक घसीटने का अपना वादा निभाया और आज आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एक रैली की थी। रैली में ममता ने अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। ममता ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनाते हैं। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। मानहानि को लेकर सियासी घमासान मचा है। इस पर टीएमसी और बीजेपी क्या कुछ कह रही हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। अरे कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, जो भी चाहेगा कोर्ट जाने सकता है, इसमें हमको कुछ कहने का बात नहीं है। लेकिन इफ इट इज लीगली एडमिसेबल तब तो एफआईआर लॉन्च होगा, इफ इट इज नॉट एडमिसेबल एफआईआर नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह की बातें करती हैं और जिस तरह से उनको अपमानित करती हैं, उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया है, क्योंकि ममता जी की सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने को होती है। ममता बनर्जी लोगों के अधिकार को छीनने के लिए मुख्यमंत्री बनी है। पहले हुमायूं कबीर, फिर ईडी और सुप्रीम कोर्ट और अब 100 करोड़ का केस। चुनाव से पहले लग रहा है कि ममता बनर्जी चौतरफा घिरती नजर आ रही हैं। ये देखने वाली बात होगी कि ममता इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ।
मुंबई में और महाराष्ट्र में जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आ गए हैं और उसके सबसे जो शानदार सफलता जो है कई जगहों पर AIMIM ने अचीव की है। और उस पर बात करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आप लगातार काफी व्यस्त रहे। शानदार सफलता के लिए आपको बधाई हो। आपने नारंगी के साथ साथ हरा फहरा दिया वहां पे। नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आवाम का बेहद शुक्रिया और इम्तियाज जलील साहब की लीडरशिप में जो सब लोग काम किए, मुफ्ती इस्माइल साहब, यूसुफ पुंजानी साहब और हमारे पूरे ऑब्जर्वर्स डिफरेंट मुख्तलिफ रीजन्स के, उन सब की मेहनत हो जो सजू रही और कामयाबी हमको मिली। तो बिहार के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा दूसरा स्टेट है जहां पर कि आपको कामयाबी मिली है। तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में ही आप केंद्रित करेंगे या फिर एक MIM का व्यापक स्वरूप भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो बाबा ये जो इलेक्शन में कामयाबी मिली, ये लोग बता नहीं रहे। आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। BMC के चुनाव में एक विधानसभा का नाम है शिवाजी मार्को, जिसको गोवंडी के नाम से बड़ा मशहूर है। उसमें 8 वार्ड है, 8 में 6 हम जीते। एक हमारे नॉन मुस्लिम दलित भाई है। फिर औरंगाबाद में एक ऐसे प्रभाग से MIM के नॉन मुस्लिम कैंडिडेट जीता है जिसको लोग बोलते थे कब सवाल ही पता नहीं होता, वो तो शिवसेना का गढ़ है, वहां पर हम लोग जीत गए। नारेगांव एक प्रभाग है जिसमें से हमारे एक नॉन मुस्लिम दलित भाई बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत कर आए। तो इसको ये बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमान गलत है, हर कम्युनिटी का वोट मिलता है तभी तो आप जीतते हैं ना। हाँ, ये बात सही है कि हम चाहते हैं कि मुसलमान के समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप बने और उससे हम समझते कि वो चाबी है जो तमाम तालों को खोलती है इंसाफ के लिए, विकास के लिए, सम्मान के लिए। तो ये हम काम कर रहे हैं। क्या यही रणनीति आपके लिए काम कर रही है? क्या आने वाले दिनों में हम AIMIM से अधिक हिंदू फेसेज को भी चुनाव लड़ते देखेंगे? नहीं, अभी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं और भी देखेंगे, आप बिल्कुल देखेंगे। लेकिन कई लोग तो ये कह रहे हैं ना कि आपकी वजह से जो एक ध्रुवीकरण हुआ उससे भाजपा को भी फायदा हुआ, इसलिए नारंगी भी चमका और हरा भी चमका। अब बाबा, देश की लैला तो हम हैं, कोई हमसे खुश नहीं है। जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स, चाहे वो महिला हो या मर्द लोग हो, उनको लगता है कि बस इल्जाम लगा दो। अब आप बताइए बाबा, अकोला में हमारे 3 कॉर्पोरेटर्स जीतते, 62,000 के करीब हमको वोट मिलता है। अब तकलीफ हो रही है आपको। नांदेड़ में हमारे 14 कॉर्पोरेटर जीते हैं। धुलिया में हमारा जो इलेक्शन लड़े थे वो अजीत पवार साथ चले गए, वो नाकाम हुए। हमारे बड़ी तादाद में हमारे कॉर्पोरेटर्स जीते धुलिया विधानसभा से। औरंगाबाद में तो इम्तियाज जलील को इतना बदनाम और रुस्वा करने की कोशिश की गई, मगर वहां पर वहां की जनता ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 33 हमारे कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए हैं। तो अब इल्जाम लगाने वाले, अब मैं क्या करूं? अब 8 अगर हम मुंबई में जीतते हैं, शरद पवार और अजीत पवार नहीं जीतते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो जनता फैसला कर रही है। लेकिन ये आरोप तो आप पर लगेगा और लगता रहा है, पहले भी लगा है। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आरोप लगाने वाले गुरूर और तकब्बुर और अहंकार का शिकार हैं। वो ये समझते कि जब वो राजनीति में है तो उनको खुदा ने ही ये राइट दिया है कि वो हुक्मरान बनेंगे या वो वही राजनीति करेंगे और दूसरे गुलामी करेंगे, दरी बिछाएंगे। वो जमाना खत्म हो चुका है। तुम अपने घर में बैठ के भी उस तरह की राजनीति नहीं कर पाओगे, तो बाहर तो छोड़ दो। जनता बाशऊर हो चुकी है और जनता ये देख रही है कि भाई हमको अपनी लीडरशिप चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा मुकद्दर ये कि तुम दरी बिछाओ, तो नहीं हो पाएगा ना। एक सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या आप कांग्रेस, NCP या उद्धव सेना से दूरी बनाए रखेंगे या स्थानीय स्तर पर आप समझौता करने के लिए उनसे ओपन है? अरे मेरी परछाई से उनको डर लगता है तो मैं क्या करूं? मेरी परछाई से उनको नफरत है। कहीं पर अगर कोई नाम ले लिए तो गाली के सिवा नाम ही नहीं लेते हमको।
इस चुनाव में क्या क्या नहीं अनाप शनाप उन्होंने कहा मेरे बारे में, तो मैं क्या कर सकता हूं। बिहार में बाबा आप जानते हैं, आप तो उसी प्रदेश से आते हैं, ईमानदारी से आप खुद ने खुद देखा इस बात को। आपने मुझसे सवाल किया था सीमांचल, मैंने कहा हमने लेटर लिख कर दिया, हम तो चाह रहे थे, आप नहीं आना चाह रहे, हमको आपने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया, हमको आपने कहां से जोकरों को बुलाया, अपने देश के कोने कोने से उन्होंने हम पे क्या क्या जो मन में आता था, जबान पे आता, बोलते थे हमारे बारे में। मगर सीमांचल की जनता ने उनको जवाब दिया। महाराष्ट्र में आप आए, फिर महाराष्ट्र की जनता ने आपको जवाब दे दिया। तो मैं क्या कर सकता हूं बाबा इस बारे में? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी, इंशाल्लाह जीतते रहेंगे। अगर जनता नहीं चाहे तो हारेंगे भी। मगर अगर कोई बोलेगा कि नहीं तुम लड़ना ही नहीं चुनाव, तो वो तो कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला। नहीं, ओवैसी साहब, मैं चुनाव के बाद की स्थिति की बात करूं। यदि कहीं मेयर बनाने में यदि किसी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव सेना को आपकी जरूरत होगी, तो क्या आप जाएंगे उनके साथ या नहीं जाएंगे? बाबा देखिए, जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि आप आकर मुझसे बोलेंगे कि आप दरी बिछाओ और आप लेट जाओ, आप सो जाओ, नहीं होगा। अगर इज्जत के साथ हिस्सेदारी की बात होगी तो इम्तियाज जलील बात करेगा। अगर आप इज्जत नहीं देंगे और हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे तो बराबर हम बात नहीं करेंगे आपसे। एमआईएम शासित जो नगर निकायों के लिए कोई ठोस मॉडल है आपके पास? मुस्लिम प्रतिनिधित्व और उनके विकास के लिए कैसे, क्या मॉडल है आपके पास? नहीं बाबा, सवाल फिर से पूछ। मैं पूछ रहा हूं कि जो यदि एमआईएम शासित जो नगर निगम होगा या फिर कोई स्थानीय निकाय होगा, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या आपने कोई मॉडल बना रखा है? क्या वहां पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है? किस मॉडल के साथ जाएंगे यदि आपको मौका मिलता है? कई जगह आप है इस ऐसी स्थिति में। एक किस्म का मॉडल तो हर जगह नहीं चल पाएगा। हर एरिया, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चैलेंजेस अलग होते हैं। हमारे कॉर्पोरेटर्स को ट्रेनिंग देने का काम भी हम करेंगे, उनको समझा भी रहे हैं कि आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हुई है, जनता की तरफ से आपको बहुत इज्जत दी गई है। अब आप उनके दरमियान में रहिए, उसको अपना ओढ़ना बिछौना बनाइए, फुल टाइम काम करिए और वहां के जो वार्ड के जो इश्यूज हैं सिविक कम्युनिटीज के, हो उसको हल करने की पूरी कोशिश करिए और जनता के दरमियान में रहिए। मैं बिहार में कहावत मशहूर है बाबा कि जलसा, जनाजा और जनता, आप ये इसमें रहिए तो आपको काम आसान हो जाएगा आपका। हाँ, हर बर्थडे में जाइए और हर मंडी में जाइए। जो नेता ये दो चीज सीख लेता है वो बहुत सफल होता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि देखिए, आप जो आपकी राजनीति है, एक तो मुस्लिम पहचान की राजनीति आप करते हैं, उसमें आप लगातार सफल हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ आर्थिक और जो शैक्षणिक है, एजुकेशन का एजेंडा भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा। जाहिर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस म्युनिसिपैलिटी के कई स्कूल्स हैं, हमने निशानदेही की उन स्कूलों की कि उनके बिल्डिंग्स बड़े खराब हैं, वहां पर शिक्षा का इंतजाम बड़ा कमजोर है, टीचर्स नहीं है। उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तहत अस्पतालें हैं, क्लिनिक्स हैं, उसको सही करना है। हर जगह पर हमने एक लिस्ट बनाई है। फिर वहां पर जैसा मैंने कहा कि कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीने का पानी 6 दिन 7 दिन में एक मरतबा आता है। कई कहे की ट्रिपल इंजन की सरकार है, मुझे नहीं मालूम। तो ये हर चीज हम लोग बना के रखे, जहां पर नहीं बना वहां बना भी रहे हैं। मगर जो चीज सब पर आया है बाबा, अगर आप उस वार्ड के मेंबर हैं प्रभाग के, तो आपको दिख रहा है ना कि गंदगी सामने है, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं मगर टीचर नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। तो देखकर करेंगे, सब करेंगे। इसका मतलब आपके जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लाद रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा वर्ग भी है, स्टार्टअप का समय है, तो ये सब चीजें भी आपको दिमाग में रखनी होगी साफ सफाई के अलावा। नहीं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को जो करना है, जो उनके तहत जिम्मेदारी है, वो उनको सब करना पड़ेगा। और हम लोग बराबर 2-3 महीने में एक मरतबा जाकर रिव्यू लेंगे, उनको उनके पीछे पड़ेंगे,
और बल्कि तो मैंने उनको बताया है कि देखो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है जीतने के बाद, और तुम पूरा टाइम फुल टाइम तुमको काम करना पड़ेगा, और हम लोग तुमको आराम से बैठने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन रहा है आपका, फिर तो उत्तर प्रदेश पे भी निगाहें होंगी और समाजवादी पार्टी कहेगी कि आपने मुस्लिम वोट फिर से बांटा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में हैं। एक शिवाजी मनकोट में जो उनका विधायक है, बड़े सीनियर लीडर हैं वो, उनके विधानसभा में 8 सीट हैं, वार्ड्स हैं। 8 में 6 हम जीते, जिसमें एक मैंने कहा कि मैं दलित भाई है। अब दूसरी बात जो आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि उन्हीं का एक विधायक है जो अबू आसिम साहब से उनको नाराजगी है, और उनकी नाराजगी मैं समझता हूं किसी हद तक हक बजानिब भी है, तो उसका भी उनको नुकसान हुआ। तो जाहिर है यूपी में हम जा रहे हैं अभी, इस साल फरवरी मार्च में वहां पर लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे। वहां पर शौकत साहब और शादाब और मेहताब जितनी हमारे जिम्मेदार हैं उन सबके साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वहां पर भी जाकर हम कैंपेन करेंगे, और जाहिर है 27 में तो विधानसभा का चुनाव है। हमारी कोशिश होगी कि हमारे विधायक वहां पर अच्छी तादाद में जीते वहां। चलिए, वो तो यूपी तो दूर है, बंगाल तो जाएंगे ना। बंगाल में तो हुमायूं कबीर आपका नाम लेके कह रहे हैं कि हम उनके साथ अलायंस करेंगे, आपके मस्जिद वो बनवा रहे हैं वहां पर। नहीं, बंगाल के ताल्लुक से जनाब आदिल हसन साहब जो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, युवा नेता है बिहार के, जो बदकिस्मती से 350 वोट से बलरामपुर का चुनाव हार के बिहार में, वो गए हैं। वो हमारी उनसे बात होगी, फिर हम लोग बैठेंगे। अख्तर ईमान साहब जो हमारे बिहार के एमएलए अध्यक्ष हैं, तौसीफ आलम साहब हैं, मुर्शिद आलम साहब हैं, ये तमाम इलाका सटावा है सीमांचल से, बिहार से। तो हम लोग बैठकर फैसला करेंगे, फिर बताएंगे आप। एक और जो आपका बयान बहुत सुर्खियों में रहा, वो ये रहा था कि आपने कहा था हिजाब वाली महिला भी देश का प्रधानमंत्री बनेगी। इसकी पृष्ठभूमि क्यों आपने ऐसा कहा? संविधान के खिलाफ बात तो नहीं है, और हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो भारत का नागरिक होगा वो देश का प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, सरपंच बन सकता है। शर्त यह है कि उम्र की एक लिमिट बताएगी, और वो मेंटली सेन हो, पागल ना हो। तो मैंने कोई गलत बात नहीं की। अब पाकिस्तान के संविधान में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही समुदाय से आपका ताल्लुक होगा, तभी आप वहां के जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी बन सकते हैं। वो तो हमारा संविधान ऐसा नहीं है। और मेरा मानना यह है कि मेरी जिंदगी में शायद ना हो, मैं इस दुनिया में ना हो, मगर अगर वो होगा इंशाल्लाह, मेरा ख्वाब है, मेरी कोशिश है, मेरी दुआएं हैं, वो तो भारत का ही नाम रोशन होगा ना पूरे विश्व में। डोभाल साहब ने कहा कि इतिहास का बदला लेना होगा, ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ है। इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? हमें अपने अतीत का बदला लेना है, भारत को फिर से महान बनाना है। हुन्स कहां से आए थे? हुन्स कहां से आए थे? किसने गुप्ता एम्पायर खत्म किया? हाँ, वो कुशंस कहां से आए थे बताइए? फिर पुष्पमित्रा संघा से बदला कौन लेगा? और ये तो मैं तो अभी आया नहीं हूं, मुसलमान आई नहीं, इससे पहले जो हो रहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो ओडिशा की सबसे बड़ी मंदिर है वो बौद्ध समाज की थी, उसका क्या होगा? अच्छा, अगर बदला लेना है तो अंग्रेजों से लीजिए ना, जिन्होंने 30 लाख बंगाल के लोगों को भूखा मार दिया था, उनसे बदला क्यों नहीं लेंगे आप? अब हुन्स आए थे तो वो सेंट्रल एशिया, चाइना से आए थे, उनसे बदला लेंगे आप? जी। अब अच्छा, फिर बदला लेने की आप बात कर रहे हैं, तो फिर गोडसे का क्या करेंगे, जिसने गांधी की हत्या की थी? उससे बदला कौन लेगा? बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बाबा, थैंक यू।